नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं संविधान के अंतर्गत डीपीएसपी के बारे में। हम आपको विस्तार से बताएंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब कि डीपीएसपी फुल फॉर्म है डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 91 तक डीपीएसपी का वर्णन किया गया है। अगर आपसे कोई पूछे कि डीपीएसपी कहाँ से लिए गए, कौन से देश से लिए गए, तो ये बताना कि डीपीएसपी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आयरलैंड के संविधान में कहाँ से लिए गए, तो आयरलैंड के संविधान में आपको आपकी नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ, स्पेन से लिए गए हैं। और जो भारत में जो ये नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, डीपीएसपी लिए गए हैं, ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। प्रकृति गैर न्यायोचित अर्थात न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसका मतलब ये है मेरे दोस्तों कि जो ये डीपीएसपी है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो हैं, उनके खिलाफ हम कोर्ट में नहीं जा सकते, जबकि जो मूल अधिकार या मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट जो थे, उनके खिलाफ हम न्यायालय में जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। जबकि जो ये नीति निर्देशक तत्व हैं डीपीएसपी जो हैं, इनके खिलाफ हम कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है। क्या करना है? इनका जो मुख्य उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ये ऐसे हैं नीति निर्देशक तत्व, इनका मतलब ये है, मैं निष्कर्ष ये है कि ये लोगों के कल्याण की बात करें। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। विधायिका और कार्यपालिका के निर्देश हैं जो केवल नैतिक रूप से बाध्य हैं। ठीक है, ये विधायिका और कार्यपालिका के निर्देश हैं जो नीति डीपीएसपी जो है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये दोस्तों संविधान में नहीं लिख रखा है कि इनको 3 भागों में बांटा गया है, ऐसे संविधान में नहीं लिख रखा है। लेकिन ये हम आपको समझने के हिसाब से हमने इनको 3 भागों में डिवाइड कर लिया है। और वो 3 भाग आपके सामने हैं: समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदार बौद्धिक सिद्धांत। तो चलते हैं नेक्स्ट। अब में आता है समाजवादी सिद्धांत मतलब सामाजिक और आर्थिक न्याय। ठीक है, अब अनुच्छेद 38 में जो लिखा गया है, अनुच्छेद जो 38 है उसके अंतर्गत क्या लिखा गया है? इन्होंने बताया कि ये देखो आपको दिख रहा है कि इन्होंने बताया कि संविधान के भाग 4 में जो अनुच्छेद 36 से आर्टिकल 36 से 51 तक इसका नीति निर्देशक तत्व के बारे में लिखा हुआ है। तो अब इसमें जो 38वां अनुच्छेद है, इसमें इसके अंदर क्या लिख रखा है उसके बारे में जानते हैं। 38वां अनुच्छेद के अंतर्गत लिख रखा है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना और आय, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसरों की असमानता को समाप्त करना। ठीक है, अब अनुच्छेद 38 हमने पढ़ लिया। अब अनुच्छेद 39 पढ़ेंगे। ठीक है, अब अनुच्छेद 39 ए को पढ़ते हैं। इसमें ये है कि सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना। ठीक है, 39 बी है सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का समान वितरण। अनुच्छेद 39 सी है धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अनुच्छेद 39 डी है पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देना। ठीक है, अनुच्छेद 39 ई है कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों को अवस्था के दुरुपयोग से संरक्षण। अनुच्छेद 39 एफ में बालकों को स्वास्थ्य विकास के अवसर। अनुच्छेद 39 एफ के अंतर्गत ये लिखा गया। और ये 42 संविधान संशोधन 1976 में हुआ, उसके अनुसार इसको 39 संविधान में लिखा गया, 39वें अनुच्छेद में लिखा गया है। ठीक है, अब अनुच्छेद 39 के अंतर्गत क्या लिखा गया है? समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। अनुच्छेद 39 के अनुसार डीपीएसपी के अंडर में। ठीक है, अब अनुच्छेद 41 की बात करते हैं।
काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को संरक्षित करना, अनुच्छेद 41 में। हाँ, अब अनुच्छेद 42 की बात कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 42 में ये है कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशा तथा प्रसूति सहायता को बंद कराना। अनुच्छेद 43 में सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, श्रेष्ठ जीवन स्तर तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर। अनुच्छेद 43 का क उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने के लिए कदम उठाना। अनुच्छेद 47 आर्टिकल 47 में क्या लिख रखा है? पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना और लोक स्वास्थ्य का सुधार करना। ठीक है। अब अनुच्छेद जो 40 हमने छोड़ा था वो ये बाद में आ गया, ये गांधीवादी सिद्धांत में आ गया। ठीक है, पहला हमने पढ़ लिया उदारवादी सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत। पहला था समाजवादी सिद्धांत, दूसरा था गांधीवादी सिद्धांत, तीसरा था उदार बौद्धिक सिद्धांत। ठीक है, तो समाजवादी सिद्धांत हमने पढ़ लिया। अब हम आ गए गांधीवादी सिद्धांत। तो गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40 आया है। तो 40 में क्या लिखा गया है? ग्राम पंचायत में गठन और उन्हें आवश्यक शक्तियाँ प्रदान कर स्वयं सरकार की इकाइयों के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करना। अनुच्छेद 43 भी गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ये क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों, व्यक्तिगत या सहकारी के आधार पर कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन, आर्टिकल 43 के अनुसार। ठीक है, अब अनुच्छेद 43 बी के अंतर्गत क्या लिख रखा है? 97 में संविधान संशोधन 2011 में किया गया, उसके अनुसार लिख रखा है सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वयं संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण एवं व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। अब अनुच्छेद 46 पढ़ लेते हैं। अनुसूचित जाति व जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय और शोषण से सुरक्षा, अनुच्छेद 46 के अंतर्गत ये लिखा गया है। ठीक है, अब अनुच्छेद 47 पढ़ते हैं। स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाओं, मदिरा, ड्रग्स के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपभोग में प्रतिबंध। अब अनुच्छेद 48 में क्या लिखा गया है? गाय, बछड़ा एवं अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक और उनकी नस्ल सुधार को प्रोत्साहन देना। ठीक है, अब लास्ट आ गया उदार बौद्धिक सिद्धांत। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 44 आता है, अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 48 का भाग ए और अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50 और अनुच्छेद 51 आता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं अनुच्छेद 44 पढ़ते हैं। अनुच्छेद 44 के अंतर्गत लिख रखा है कि भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता होगी। अनुच्छेद 45 में लिख रखा है सभी बालकों को 14 वर्ष तक की आयु पूरी करने तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना जरूरी होगा। अनुच्छेद 48 में लिख रखा है कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणाली में से करना है। अनुच्छेद 48 ए में लिख रखा है पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन और वन तथा वन्यजीवों की रक्षा करना। ठीक है, अब अनुच्छेद 49 में क्या लिख रखा है? राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारक या स्थान या वस्तु का संरक्षण करना। अब अनुच्छेद 50 में लिख रहा है राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखना। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत लिख रखा है। अनुच्छेद 51 के अंतर्गत क्या लिख रखा है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना और राष्ट्रीय के बीच न्यायपूर्ण और समान संबंधों को बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं संधि बालिकाओं के प्रति आदर बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देता है अनुच्छेद 51। ठीक है, अब मूल अधिकारों व नीति निश्चित तत्वों में टकराव। कहने का मतलब जो मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स है, जो मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, उसको नीति निश्चित तत्व मतलब डीपीएसपी नीति निश्चित तत्व में टकराव मतलब किस प्रकार से डिफरेंट है इन दोनों में, इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। देखो, पॉइंट फर्स्ट है चंपाकम दुहिराजन मामला 1951 में आया। चंपाकम दुहिराजन मामला 1951 में आया। उच्चतम न्यायालय मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि निर्देशक तत्व एवं मूल अधिकार के बीच टकराव होने पर मूल अधिकार प्रभावी होंगे। मूल अधिकार और डीपीएसपी दोनों में टकराव हो जाएगा तो प्रभावी कौन होंगे? मूल अधिकार होंगे। सेकंड पढ़ना, मिर्वा मिल्स मामला 1980 में आया। में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने मूल अधिकार को नीति निर्देशित तत्व से उच्च स्तर बता दिया। एक बार तो चंपाकम दुहिराजन मामला 1951 में आया तो उसमें जो नीति निर्देशित तत्व है उनसे उच्च किसको बताया? मूल अधिकार को बताया। फिर मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में आया तो एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने मूल अधिकारों को निर्देशित तत्व से उच्च स्तर बताया।
लेकिन अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 19 द्वारा स्थापित मूल अधिकारों को अनुच्छेद 39B एवं अनुच्छेद 39C में बताए गए नीति तत्व के अधीनस्थ माना गया। लेकिन अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 19 का द्वारा स्थापित मूल अधिकारों को अनुच्छेद 39B एवं 39C में बताए गए नीति तत्व के अधीन में माना गया। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अनुच्छेद 39B में क्या लिखा गया है? सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का समान वितरण। और अनुच्छेद 39C में क्या लिखा गया है? धन और उत्पादन के साधनों को संग्रहण रोकना। ठीक है, मिनर्वा मिल्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि भारतीय संविधान की नींव नीति निश्चित तत्व या मूल अधिकारों के संतुलन के बीच में रखी गई है, फिर भी टकराव की स्थिति में मूल अधिकार उच्च स्तर होंगे। ठीक है, तो ओके दोस्तों, मैंने आपको आज DPSP जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं DPSP में, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, इनमें और जो मूल अधिकार जो फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार, ये एक ही मूल अधिकार मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट एक ही चीज़ है, इनमें मतलब कन्फ्यूज़न होता है। तो सीधी सी बात मैं आपको बता देता हूँ दो टू कि जो मूल अधिकार होते हैं पहले 7 थे, लेकिन 44 संविधान संशोधन 1978 के अनुसार जो संपत्ति का अधिकार था मूल अधिकार में, उसको आर्टिकल 301 के अंतर्गत रख दिया गया, विधिक अधिकार में रख दिया गया उसको, है ना। तो इसलिए अब प्रेजेंट टाइम में जो मूल अधिकार हैं वो 6 ही रह गए, और ये मूल अधिकार मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट जो है जो 6 रह गए। और जबकि DPSP जो है, अब मूल अधिकार में तो ये है कि अगर मूल अधिकार का अपमान हो रहा है तो कोई उनके खिलाफ मतलब कोर्ट में जा सकता है, कोर्ट में अपील कर सकता है, रिट जारी कर सकते हैं, कोर्ट रिट जारी कर सकता है। लेकिन DPSP के अंतर्गत ऐसा नहीं होता है, जो गवर्नमेंट कहेगी वही होगा। कहने का मतलब ये है, इसके खिलाफ व्यक्ति कोर्ट में नहीं जा सकता। तो थैंक यू दोस्तों, मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। थैंक यू।